नमस्कार। यथार्थ के दिग्दर्शन कराते पुस्तक समीक्षा अवलोकन की इस कड़ी में मैं हास्य व्यंग विधा की जिस अद्भुत रचना के साथ प्रस्तुत हूँ, इसका शीर्षक है कुछ खरे कुछ चटपटे और इसके लब्ध प्रतिष्ठित रचनाकार हैं श्री महेश चंद्र द्विवेदी जी। आपने पुलिस विभाग में डीजी के महत्वपूर्ण पद को सुशोभित किया है। हंसी के फुहारों और तत्कालीन समस्याओं से ओतप्रोत इस आह्लादकारी एवं मानवतावादी चिंतन की गद्य विधा का प्रकाशन हिंदी साहित्य निकेतन 16 साहित्य विहार बिजनौर उत्तर प्रदेश द्वारा हुआ है और इसका मूल्य 400 रुपये मात्र है। विद्वान साहित्यकार श्री महेश चंद्र द्विवेदी जी की साहित्यगत उपलब्धियों के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है, क्योंकि आपने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है, जिनमें कहानी, उपन्यास, व्यंग, कविता, संस्मरण आदि प्रमुख हैं और आपको प्राप्त पुरस्कारों की संख्या अगण्य है। आपकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं कहानी संग्रह एक बौना मानव, सत्यबोध, लव जिहाद, इमराना हाजिर है, उपन्यास उर्मी, भीगे पंख, मानिला की योगिनी, व्यंग संग्रह क्लियर फंडा, भज्जी का जूता आदि, कविता संग्रह सर्जना के स्वर, अनजाने आकाश में, संस्मरण प्रिय अप्रिय प्रशासकीय प्रसंग, फ्राडियर और नीम पागल, यात्रा संस्मरण अनोखी यायावरी। विद्वान रचनाकार को प्राप्त प्रमुख पुरस्कार और सम्मान इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया पुरस्कार साहित्य भूषण। आपको सराहनीय सेवाओं हेतु अनेक पुलिस पदक प्राप्त हुए हैं, जिनमें विशिष्ट सेवाओं हेतु राष्ट्रपति का पुलिस पदक, मानवाधिकार संरक्षण समिति द्वारा भारत श्री, यूपी रत्न, संस्कार भारती द्वारा संस्कार भारती, सोनांचल साहित्यकार सम्मान, अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा सम्मान हिंदी रत्न, गंगदेव सम्मान, काव्य रत्न, डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल राष्ट्रभाषा पुरस्कार, अखिल भारतीय अगीत परिषद लखनऊ द्वारा शिव मंगल सिंह सुमन पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा हरिशंकर परसाई नामित पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन मिश्र के सम्मान आदि। उच्चादर्शों को धारण करने वाले सहृदय साहित्यकार की बहुविध आयामों को छूती प्रौढ़ कृति 150 पृष्ठों में विभक्त है, जिसमें लेखक ने कुछ खरे शीर्षक में संग्रहित रचनाओं में यथार्थवादी जीवन के बहुरंगी दृश्यों का निदर्शन कराते हुए कहीं मानव मात्र की संवेदना को जागृत किया है, तो कहीं भाषागत दक्षता के माध्यम से सरकारी तंत्र की पोल खोलते हुए वक्रोक्ति के माध्यम से हमारे देश की समस्याओं की ओर हमारा ध्यान भी आकर्षित किया है, जिसमें हास्य व्यंग की छटा भी दिखाई पड़ती है। इस पुस्तक का प्रथम पुष्प विश्व युद्ध 1940 से कोरोना युद्ध 2020 तक है। इसका आरंभ हल्के फुल्के हास्य व्यंग के साथ होता है। बूढ़ा होना या ना होना हमारे बस में नहीं है, परंतु यदि हम लंबी आयु चाहते हैं तो बूढ़ा होना अवश्यंभावी है। यह तथ्य जानते हुए भी हम बूढ़े नहीं होना चाहते। बूढ़ों का सबसे प्रिय प्रपंच है अपने द्वारा जिए भूतकाल को वर्तमान काल से श्रेयस्कर मानकर उनके किस्से सुनाना और तत्कालीन व्यक्तियों स्वयं सहित के आचरण को श्रेष्ठकर बताकर म्या मिट्ठू बनना। इस अध्याय की रोचकता इसके उपशीर्षकों से और बढ़ जाती है। लेखक इसमें अपने जन्म, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन आदर्शों के साथ भौतिक एवं आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों की प्रगति को कुछ इस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। मैं इतिहास के उस कालखंड में और भूभाग के उस देश में जन्मा और जिया हूँ, जिसमें मेरा जीवन एवं मेरे देश का संपूर्ण परिवेश अभाव से वैभव, मृत्यु से अमरत्व, तमस से ज्योति एवं असत से सत की ओर अग्रसर रहा है। लेखक अविरल गंगा माँ की तरह प्रवाहित होती वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को कल्याणकारी और हमारे देश के प्रगति में सहायक बताते हुए शीर्षक अभावो माँ वैभवम
गमय के अंतर्गत अपने जन्म, अभाव भरा ग्रामीण जीवन, छुआछूत, अंधविश्वास, स्वास्थ्य सेवाओं की अल्पज्ञता, विश्व युद्ध की भयावहता, भारत की स्वतंत्रता और इसके द्वारा निर्मित हुए समाजवादी, जनतांत्रिक एवं गणतांत्रिक संविधान के निर्माण, जिसके फलस्वरूप कुरीतियों, कुप्रथाओं के अवैध घोषित होने, नई कल्याणकारी योजनाओं के आरंभ के साथ ही अपने गांव की समस्या में सुधार तथा संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक सामाजिक प्रगति के पथ पर अग्रसर होने की प्रसन्नता भी अभिव्यक्त करते शीर्षक को सार्थक सिद्ध करते हैं। उपशीर्षक मृत्योर्मा मृतम गमय के माध्यम से साहित्यकार अपने ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त अज्ञानता, अशिक्षा, अंधविश्वास, अभाव, चिकित्सा सुविधाओं में कमी तथा दैनिक जीवन के कष्टों के माध्यम से संपूर्ण देश के ग्रामीण क्षेत्रों की दुरावस्था का यथार्थ चित्र ही उपस्थित नहीं करते, वरन चिकित्सा सुविधा, स्वास्थ्य सेवाओं इत्यादि में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी होने की बात भी करते हैं, जो न मात्र सभी नागरिकों वरन हमारे देश के लिए भी एक गौरव की बात है। अंधविश्वास, जातीय भेद आदि कम करने, अस्तोमा सद्गमय के द्वारा लेखक संयुक्त परिवार एवं न्यूक्लियर परिवार में से स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक प्रगति को इसका आधार बता रहे हैं, जो सार्थक और प्रगतिशील चिंतन को अभिव्यक्त करता है। 2020 तक एक ऐतिहासिक वर्ष में रचनाकार की तूलिका रूपी लेखनी कोरोना के वायरस की उत्पत्ति तथा इसके हृदय विदारक विध्वंसकारी प्रभाव को ही यथार्थवादी चिंतन के साथ प्रस्तुत नहीं करता। छोटे स्वास्थ्य, स्वच्छता, तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी के विकास, बेहतर उपयोग, जीवन एवं मन मस्तिष्क में सकारात्मकता का भी संपूर्णता से निदर्शन कराते हुए इसे श्रेष्ठ बताते हैं। 21वीं सदी एशिया की में भारतीय नागरिकों की आर्थिक अवस्था में होने वाली वृद्धि के साथ यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 21वीं सदी में एशिया, जिसमें भारत भी आता है, उन्नति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा। हमारे देश में भ्रष्टाचार की दशा और दिशा को दर्शाता शीर्षक है भ्रष्टाचार, जिसमें इसको पूर्ण रूप से नकारने वाली तथा अपने कर्तव्य का निर्वहन करते ईमानदार, पूर्ण निष्ठा तथा समर्पण के साथ भ्रष्टाचार को अपने कार्यकाल में रोकने के प्रयत्नों का भी आपने उल्लेख किया है, जो भ्रष्ट कर्मचारी को दंडित करने हेतु विधिक प्रक्रिया बनाम त्वरित क्रिया शीर्षक में वर्णित है। आज की भ्रष्ट राजनीति, शासन व्यवस्था की निरंकुशता और एक ईमानदार ऑफिसर की शासन व्यवस्था में सुधार का प्रयास तथा कानूनी दाव पेचों के कारण इसके फलीभूत न हो पाने की टीस हमें भी व्यथित कर देती है कि क्या यही महात्मा गांधी के सपनों का भारत है, जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अगर ऐसी ही व्यवस्था रही तो फिर देश में ईमानदारी कभी भी नहीं आ पाएगी। छोटे अपराधों के प्रति भी अपनी की गई कार्रवाई और उससे मिलने वाली अपराधी को पीड़ा के कारण साहित्यकार के मन को मिलने वाला दुख और पश्चाताप की भावना, क्या भ्रष्टाचारी के प्रति हृदय को पत्थर बना लेना सदैव वांछनीय है, में अभिव्यक्त हुई है, जो आपकी हृदय की कोमलता, करुणा एवं मानवतावादी चिंतन को दर्शाता है। रिलीफ के नाम पर लिए गए गलत निर्णयों के अधिकारियों के आदेश के दुष्प्रभाव को रिलीफ में वर्णित किया गया है, जो सोचने पर मजबूर करती है कि अगर यही व्यवस्था रही तो फिर सही न्याय कैसे मिल पाएगा। सिविल सर्विसेज जैसी महत्वपूर्ण प्रशासनिक सेवा का भी प्रशासन में अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करने की राजनीतिज्ञों की मंशा भर्ती की आयु सीमा में हुई, जिसमें लेखक हमें यह अवगत कराते हैं कि 1962 में जो IPS में उम्र की सीमा 21 से 24 और PCS के लिए 21 से 26 वर्ष थी, उसे अपने निहित स्वार्थों के कारण
40 से 45 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, जिसका खामियाजा हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार और सत्यनिष्ठा आदर्शवादी मूल्यों के ह्रास के रूप में। मल्टीपल बॉसेस, शासकीय सेवाओं में चमनकर्ता जैसे शिक्षकों में उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों की चालाकी से प्रोन्नति प्राप्त करने तथा देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर भी चयनित में पारदर्शिता को तार तार करती व्यवस्था को दर्शाती है रचनाकार के द्वारा इसमें लिप्त न होने पर चयनकर्ता के रूप में व्यंग्यात्मक शैली में इसे लेखक ने अभिव्यक्ति किया है। भ्रष्टाचार कैसे कम किया जाए, इसके लिए महत्वपूर्ण सुझावों को लेखक भ्रष्टाचार कम करने के उपाय में अंकित करते हैं, जिसे अगर अपनाया जाए तो अवश्य हमारे देश के लिए श्रेयस्कर होगा। आंकड़ों का खेल पुलिस वर्ग की झूठ और स्वार्थपरकता की पोल ही नहीं खोलती। इसके उपशीर्षकों में उल्लिखित सरकारी वर्ग की निहित स्वार्थ के लिए सरकारी खजाने के दुरुपयोग को भी दर्शाकर उनकी संवेदना को जगाकर राष्ट्रीय हित में सोचने की भी बात कर रहे हैं। व्यंग्यात्मक शैली में आप घर से वर्क फ्रॉम होम संस्कृति के प्रसार के खट्टे मीठे अनुभवों को WFH यानी घर गुस्सूपन के चुटीले शीर्षक के अंतर्गत दर्शाते हैं, जो गंभीर विषयों के कारण कुछ बोझिल हुए वातावरण में हमारे होठों पर हल्का सा मुस्कान ले आता है। साथ ही इस महामारी की भयावहता में भी मन को हल्का कर जाता है। अगले अनोखे शीर्षक आओ आबादी बढ़ाएं में भारतवर्ष की बढ़ती आबादी के विभिन्न कारणों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करते इसके लिए विशेष उत्तरदायी हमारे राजनीतिज्ञ वर्गों की अवसरवादिता एवं स्वार्थपरकता का माखौल भी उड़ाते प्रतीत होते हैं। अनोखा सा शीर्षक है भैंसाकुंड अथवा बैकुंठ धाम। आश्चर्य मिश्रित कौतूहल उत्पन्न करने के साथ पंडितों के आडंबर, आज के मनुष्यों के मन की संवेदनहीनता के साथ अंतिम समय में भी क्रियाकर्म के व्यंग्यात्मक उल्लेख, राजनीतिज्ञों की दबंगई तथा बाल्टी में ठोकर जैसे शब्द व्यवस्था की खामियों जैसे बोझिल और गंभीर विषयों को भी हल्का फुल्का बना एक संदेश दे जाता है। युवकों में बढ़ती असहनशीलता, युवाओं के प्रति लेखक की चिंता के साथ इसके कारण और इसको दूर करने के प्रति सजग होने की आवश्यकता को प्रकट करता है। ईश्वर की जाति, अद्भुत एकता की भावना तथा हिंदू धर्म की उदारवादी प्रवृत्ति को रूपायित करने के साथ ही धार्मिक संकुचित दृष्टिकोण को भी दर्शाता है, जिसमें सुधार की नितांत आवश्यकता है। कुछ चटपटे शीर्षक ही हमारे मन में कौतूहल उत्पन्न कर जाता है। लॉकडाउन के समय को रचनाकार ने सदुपयोग कर ऐसे गंभीर वातावरण में भी हास्य व्यंग का चित्र हमारे समक्ष उपस्थित किया है, जो आह्लादकारी है। उर्दू फारसी के साथ सरल सहज हिंदी में हास्य की छटा बिखेरते साहित्यकार पोप, मौलवी, फकीरों, बाबाओं, आडंबर की बात करते ऐसे बाबाओं से सावधान करते हैं, हमें सचेत कर जाते हैं। हल्के फुल्के हास्य का दर्शन लेखक हमें इस प्रकार कराते हैं। जन्नत के बारे में नावाकिफ इंसानों के इल्म में इजाफा करने वाले ये बयान ज़ोर शोर से चल रहे थे कि एक दिन मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज़ में दिखाई दी कि एक नौजवान जन्नत के दरवाजे से वापस ज़मीन पर कूद पड़ा है। पूछताछ करने पर पता चला कि आजकल इन गुरु घंटालों की दिमागी गिरफ्त में आए हुए अनगिनत नौजवानों की वजह से इस जहां में तो आलमे तशद्दुद है ही, आसमानी इंतज़ामिया में भी बवाल मचा हुआ है। ख़ास तौर से जन्नत की हालत तो बिहार की जेलों से भी बदतर हो गई है। प्रगति पर चौतरफा कुठाराघात, देश की प्रगति उत्थान में बाधक तत्वों में कानून व्यवस्था की नाकामी, बड़े अपराधियों को भी सजा न मिलने की बात भी चुटेले घन से साहित्यकार कह जाते हैं। बेरोजगारों के पेट पर लात, अपराधियों के मीडिया, वकील, छात्रों और चंद रुपयों के लिए कार्य करने वाले लोगों के पेट पर लात, जेल में विशेष सुख सुविधाएं मुहैया कराने, ऐसे भ्रष्ट लोगों को लाभ पहुंचाने जैसे
प्रश्न एनकाउंटर में माने जाने वाले विकास दुबे के माध्यम से राजनीति तंत्र के मखौल उड़ाते देश की भ्रष्ट व्यवस्था पर कुठाराघात करते प्रतीत होते हैं। विधि विधान की प्रगति पर कुठाराघात, अपीली सर्कस के आनंद से वंचित जनमानस जिंदगी भर ठाट ही ठाट जैसे रोचक चुटेले वक्रोक्तिपूर्ण शीर्षक स्वयं ही अपराधों की महिमा मंडित करने, इन्हें मीडिया द्वारा नायक की तरह पेश करने तथा न्यायालय की अपारदर्शिता स्वार्थपरकता के कारण बहुत बड़े बड़े अपराधियों को भी माफ़ कर देने पर उचित दंड ना देने, न्याय की आस उन लोगों के मन में जो इसकी उम्मीद लगाए हैं इत्यादि कटु यथार्थवादी सत्य को भी हास्य व्यंग्य के माध्यम से अभिव्यक्त कर सरकारी तंत्र के कमियों को भी अपनी शैलीगत दक्षता से हास्यात्मक का पुट देकर अभिव्यक्त करने की क्षमता आपकी विद्वता का परिचायक है। हंसी से लोटपोट कर देने वाली शिक्षाप्रद रचना सो तुम लाख कहो हम एक नहीं माने में संवादों का देशीपन ग्रामीण बोली की छटा बिखरी हुई से प्रतीत होती है। परशुराम और अनपढ़ गंवार लक्ष्मण के रूप में देश की दुरावस्था को अभिव्यक्त करते पात्र अपने संवादों से लोटपोट कर जाते हैं। मूढ़ व्यक्ति बने लक्ष्मण के संवाद देखते हैं। ऐ उदंड बालक, यह देव पूजित धनुष किसने तोड़ा? बिना विचलित हुए लक्ष्मण ने उत्तर दिया, जिनने टोरो हुए तिनने टोरो हुए, तुम्हें क्या परेशानी है? इसमें प्रयुक्त आपकी उर्दू फारसी मिश्रित मुहावरदार शैली लाजवाब है, जो आपकी पुलिस अधिकारी से अधिक एक शायर के रूप में प्रदर्शित करती जान पड़ती है। बच्चों की जन्मतिथि के पुनः आरंभ, स्कूलों में भर्ती के हिसाब से रखने, 40 वर्ष के पश्चात हिंदी तिथि को जोड़कर वास्तविक जन्मतिथि का पता चलने, सभी प्रसंग ग्राम्य जीवन की सरलता से हमें जोड़ देता है। होली पर बीबी की खफगी का राज, हुजूर ठाकुर साहब की हाथी हमार खेत चर गई शीर्षक स्वयं ही आनंदित कर जाते हैं। पुलिस विभाग जो कि रिश्वत लेने के संदर्भ में विशेष रूप से पहचाना जाता है, इसके संदर्भ में भी आपके अनुभव हमें इसके सच्चाई का भान करा देते हैं। हास्य व्यंग्य से ओतप्रोत रचना बढ़ोतरी प्राप्त करने की चाह सरकारी तंत्र की हास्यात्मक रूप से पोल खोलती दफ्तरों में विभिन्न पदों पर आसीन अधिकारियों के जीवन शैली के माध्यम से न केवल लोटपोट कर जाती है, वरन सरकार की नियमबद्धता, अपने कार्य के प्रति ईमानदार बनने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों के कारण होने वाले तथाकथित परेशानियों को दामाद की तरह आराम और चैन में रहने वाले खलल के रूप में वर्णित कर दिया है। सरकारी विभागों की पोल खोलते ही हैं, साथ ही काम में ईमानदारी का संदेश भी दे जाते हैं। इस तरह साहित्यकार की रोचक प्रकृति न मात्र आपकी विद्वता की परिचायक है, वरन इसमें कलेवर, देशकाल, वातावरण तथा भाषा शैली की कुशलता, वक्रोक्ति के माध्यम से चुटेले संवादों द्वारा समाज और देश की समस्याओं का सहज ही अभिव्यक्त करने की कला अनूठी है। आपकी रचनाएं समाज की विसंगतियों का आईना प्रतीत होती हैं। भारतवर्ष लोकतंत्र की विद्वताओं विसंगतियों को चित्रित करने के लिए जैसी भाषा शैली की आवश्यकता होती है, वैसी प्रबुद्ध एवं सरल सहज तत्सम शब्दावलीयुक्त होने के साथ उर्दू फारसी के शब्दों द्वारा मुहावरे लोकोक्तियों के साथ अत्यंत रोचक है। लेखक की लेखनी उस तुलिका के समान है जो इस समाज रूपी कैनवास पर विविध रंगों को उकेरते न मात्र गंभीर समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, वरन समाधान भी देती है और हल्के फुल्के ढंग से सम्मान और राष्ट्र के प्रति चिंतन को अभिव्यक्त कर आनंदित कर वातावरण को खुशनुमा बना देती है। यह कृति श्रेष्ठ साहित्यगत हास्य व्यंग्य कृति में सम्मिलित होने योग्य है। इसका रसास्वादन अवश्य करना चाहिए।